हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप लोगों का जो मोटिवेशन है, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक और आप लोगों की उपस्थिति ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें और अपने लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों को भी, क्योंकि आप लोग हमें दिखाई तो देते नहीं हैं। आप लोगों के लाइक, कमेंट और आप लोग की उपस्थिति से ही हमें ऊर्जा मिलती है और ये सारे वर्क सिर्फ आपके लिए किए जा रहे हैं, आप लोगों के डिमांड्स भी किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का रहना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। और आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गुफा, दूसरा ऑप्शन है मंदिर, तीसरा ऑप्शन है कब्र और चौथा ऑप्शन है उपकरण। तो आपको पता होगा कि किसे महापाषाण कहा जाता है। इसके पहले ही हमने इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था कि महापाषाण क्या है या महापाषाण संस्कृतियाँ किसे कहते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, बिकॉज हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कब्रें हैं दक्षिण भारत में। मैंने बताया था कि जो मानव या जो मृतक होते हैं उनको दफन किया जाता था और उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से जो घेर दिया जाता था, इसी को महापाषाण या महापाषाण संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि ये धरती के अंदर भी रहता है, जिसमें पोर्ट होल होता है, उसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे कब्रों को बारी बारी से लोग दफन कर दिया करते थे। तो क्वेश्चन आता है कि ज़मीन के अंदर कमरों में जाने के लिए उस समय के लोग क्या उपयोग करते थे? तो पोर्ट होल का उपयोग करते थे। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बार बार आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने दोबारा लिया है। तो आई थिंक आपने आंसर को अच्छे से समझा होगा और आपको याद भी होगा। ये कब्रें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है? कौन है जो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इजी भी, बिकॉज कई बार आ चुका है। पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है बाणभट्ट। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा है और आपने इसको पढ़ा भी होगा, तो आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पाणिनि ही हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। और ये आपका सबसे प्राचीन या सबसे पहला जो है व्याकरण ग्रंथ है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा है, अष्टाध्यायी नाम है और पाणिनि ने लिखा है। पतंजलि जो थे ये योग के गुरु थे, योग का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ये जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में भी रहते थे। याद रखिएगा, एग्जाम में आया है किसके दरबार में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। उनके जो है पुरोहित थे ये। दूसरे जो हैं कालिदास, इन्होंने बहुत सारे नाटक और बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। और इनके महाकाव्यों में या नाटकों में जो संभ्रांत लोग हैं ये संस्कृत बोलते हैं और महिला और आम लोग जो है प्राकृतिक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे। संभ्रांत लोग संस्कृत, महिला और आम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। बाणभट्ट आप जानते हैं ये हर्ष के दरबारी कवि हैं। इन्होंने हर्ष का जीवनी भी लिखा है और हर्ष के शासन के बारे में भी बहुत विस्तृत वर्णन इन्होंने दिया है। याद रखिएगा, बाणभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम कादम्बरी है और वो भी एग्जाम में कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है A.L. बॉसम, क्या इन्होंने वंडर दैट वाज इंडिया लिखा है? दूसरा है D.D. कौशाम्बी, क्या इनकी पुस्तक ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है? और तीसरे हैं राजेंद्र लाल मित्र, क्या इन्होंने इंडो आर्यन लिखा है? और चौथा ऑप्शन है K.A. नीलकंठ शास्त्री, क्या इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है? तो आपको बताना बच्चों कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई एक है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो याद रखिएगा, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, A.L. बॉसम का ही है द वंडर दैट वाज इंडिया और D.D. कौशाम्बी का है ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और राजेंद्र लाल मित्र का है इंडो आर्यन। लेकिन आपका गलत कौन सा है या इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन सा है? तो चौथा है K.N. नीलकंठ शास्त्री की जो पुस्तक है इसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। याद रखिएगा बच्चों, इनकी पुस्तक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी किताबें, ये सारे एग्जाम में इंडिविजुअल भी आए हैं और कोर्ट में भी आए हैं, इसलिए आपको ये सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में पाए जाते थे। दूसरा है पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था।
आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा जो सत्य नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक गलत है। आपको 2 ही ऑप्शन में से ढूंढना है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो आपके लिए ढूंढना आसान होगा कि कौन सा गलत है। तो आपको बताना है क्या दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में पाए जाते थे, या दूसरा ऑप्शन है कि पूर्वी भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में पाए जाते थे। तो मैंने आपको बताया था कि विहार किसे कहते हैं। विहार जो है ये बौद्ध भिक्षु और आपके जो जैन भिक्षु हैं इनके लिए बनाए जाते थे। जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे यहाँ पे विश्राम करते थे, ध्यान करते थे, जो है प्रवचन करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो आपको बताना है सही कौन सा गलत है। तो पहला आपका बच्चों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? दक्षिण भारत में ईंटों के विहार नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पहाड़ों पर्वतों के जो है देखने को मिलते हैं आपके विहार। बिकॉज दक्षिण भारत में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं जो मुलायम चट्टानों के हैं, जिनको काटकर चैत्य और विहार बनाना काफ़ी आसान था। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो चैत्य विहार या गुफाएं हैं आपके दक्षिण में ही देखने को मिलेंगी। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, इसके अलावा आप देखेंगे नासिक की गुफाएं हैं, भाजा है, कार्ले है, ऐसे बहुत सारे चैत्य विहार दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगी। बिकॉज दक्षिण में चट्टानों और पहाड़ों की अधिकता है और ये मुलायम है, इनको काटना और इनको बनाना बहुत आसान था। इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको पता चल गया कि पहला असत्य नहीं है तो दूसरा सही है। बिकॉज पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य आते हैं, उड़ीसा भी आता है, इन क्षेत्रों में भी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ कम हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ की पहाड़ियाँ काफ़ी ठोस हैं या कहिए कि मजबूत हैं, इनको काटना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर खुले स्थानों पर स्वतंत्र रूप से ईंटों के विहार बनाए गए हैं, ईंटों के चैत्य बनाए गए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया और इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला ही गलत है और आपको गलत ही बताना था, और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखिएगा क्यों गलत है और जो है क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। पहला है जातक कथाएं बौद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देते हैं। दूसरा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। तीसरा है कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आई होप बच्चों आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा, बिकॉज ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपने हिस्ट्री को सच में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। पहला आपका देखते हैं, चलिए गलत आप पहले जान लीजिए, गलत ही बताना था। तो आपका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र आपको पता है राजनीति पर आधारित है, ये आर्थिक ग्रंथ नहीं है, राजनीतिक ग्रंथ है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। पहला सही है कि जातक कथाएं बौद्धकालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी देती हैं। एग्जाम में बार बार आता है जातक कथाएं किससे जुड़ी हैं, तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 500 कहानियां हैं, एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा कालिदास की रचनाएं, अब ये जो है आपको पता ही है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ये नवरत्नों में शामिल थे और इन्होंने गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की बेहतरीन जानकारी दी है। इनके नाटकों, इनके महाकाव्यों के द्वारा उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जनजीवन पर बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका पॉइंट जो दूसरा है, दूसरा नंबर जो है ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो कि आपका गलत है? आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि अभिलेखों का अध्ययन को पुरा लेख शास्त्र कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरा लेख शास्त्र में किया जाता है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि आपका सही है, यानी कि आपको गलत बताना है। तो यहाँ पे आपके लिए गलत बताना आसान हो गया होगा कि कौन सा है जो कि गलत है। गलत क्यों है, चलिए देख लेते हैं। क्या अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं? क्या अभिलेखों और पुराने दस्तावेजों के अध्ययन को प्राचीन काल में पूरा जो है लेख कहा जाता था? तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे आपका पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है।
पहला सही है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरा लेख शास्त्र या इसी को इंग्लिश में एपीग्राफी कहते हैं। एपीग्राफी याद रखिएगा, एपीग्राफी, एपीग्राफी एग्जाम में आ चुका है कि जो अभिलेख है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। हिंदी में पुरा लेख शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में एपीग्राफी कहते हैं। जो आपका अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की जो प्राचीनतम तिथि है, इसकी जानकारी का जो अध्ययन है, इसको हम पूरा लेख नहीं बल्कि पूरा लिपि कहते हैं। पूरा लिपि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी याद रखिएगा बच्चों। जो पुराने दस्तावेज हैं इनका जो अध्ययन है ये किस में होता है, तो ये आपका होता है पूरा लिपि में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो दूसरा है ये आपका गलत हो गया, यानी कि ये सही नहीं है और इस कथन में गलत ही बताना था, तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, क्योंकि ये पूरा लेख नहीं बल्कि पूरा लिपि होगा और इसको पेलियोग्राफी कहा जाता है। पुराने दस्तावेजों के अध्ययन को पूरा लिपि या पेलियोग्राफी कहा जाता है और अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपीग्राफी कहते हैं। या आपने यहीं पे देखा कि इसका अध्ययन एपीग्राफी में होता है, तो ये पूरा लिपि में होगा, यानी कि पूरा लेख शास्त्र जो है यहाँ पे क्योंकि साथ में दे दिया है पुराने दस्तावेज, इसलिए नहीं होगा, गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि दूसरा वाला कथन क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, सॉरी बच्चों असत्य बताना है, यानी कि कोई एक कथन है जो कि असत्य है, बाकी सही है। आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, क्या ये बात असत्य है। दूसरा, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। और चौथा ऑप्शन है रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको पता चल गया होगा कौन सा कथन असत्य है। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा असत्य है। तो प्राचीन काल में कागज़ की मुद्रा का चलन नहीं था, क्योंकि जो कागज़ की मुद्रा है इसको सबसे पहले चीन ने बनाया था। कागज़ का जो चलन है सबसे पहले चीन में हुआ, चीन ने ही कागज़ बनाने की विधि को ढूंढा था और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में फैला। और ये जो टाइम पीरियड था ये मध्यकाल का था, यानी कि एंशियंट काल नहीं बल्कि मध्यकाल था। मध्यकालीन इतिहास में इसका अध्ययन करते हैं हम कि कागज़ का निर्माण चीनियों ने बनाया था, साथ ही रेशम का निर्माण भी चीनियों ने ही बनाया था सबसे पहले, और बारूद का निर्माण भी आविष्कार भी चीनियों ने ही किया था। बारूद, रेशम, कागज़, इन सब का आविष्कार या निर्माण चीनियों ने किया था। तो ये प्राचीन काल में नहीं बल्कि मध्यकाल में हुआ था, इसलिए आपका जो तीसरा नंबर है ये गलत हो गया। पहला सही है, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जो है वो देता है। और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी सही है। और रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जैविक पदार्थों के काल क्रम का निर्धारण किया जाता है कि कितने साल पहले कौन सा जीव था और उसको इस दुनिया से गए कितने साल हो गए हैं। तो जीवाश्मों का अध्ययन रेडियो कार्बन विधि द्वारा होता है। पृथ्वी की आय और चट्टानों की आय हम रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जांचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। पहला ऑप्शन है बेलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान था। तीसरा, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य या राजस्थान में एक किला था। तो आपको बताना बच्चों कि जो आपका मेहरगढ़ था ये क्या था प्राचीन काल में। और मैंने आपको बताया भी था कि जो मेहरगढ़ था ये आपका नवपाषाण कालिक स्थल था। सबसे पहले यहीं पे जौ और गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले यहीं के लोग बस्तियां बना करके कच्ची ईंटों का और घास फूस का घर बना करके रहना शुरू किए थे। इसलिए आपका जो है मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बेलन घाटी में एक नवपाषाणिक स्थल है, यही सही है। और मैंने आपको बताया भी था कि बेलन घाटी को ही टेक्स्ट बुक कहा जाता है, इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए टेक्स्ट बुक किसे कहेंगे, बेलन घाटी को। और बेलन घाटी में ही एक नवपाषाण कालीन स्थल है आपका जो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ का जो अस्तित्व है ये नवपाषाण काल से ले करके जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था। यानी कि आपको बताना है कि अशोक के राज्यादेश यानी कि उनके आदेशों को
सबसे पहले किसने विघटन, विघटन मीन्स होता है पढ़ा, उसको तोड़ा, समझा, पढ़ा, तो किस व्यक्ति ने ये किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या ये जेम्स प्रिंसेप थे, मैक्स मूलर थे, विलियम जोन्स थे या डेविड थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता भी है ये। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा और आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप ने ऐसा किया था, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने उनके जो है लिपियों को पढ़ा था, उनके आदेशों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों 1937 में। ये ईयर भी कई बार एग्जाम में आया है और प्लस नाम तो बार बार पूछा ही जाता है। और सबसे पहले इन्होंने ही अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया था, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप 1937। नेक्स्ट है बच्चों, अभी देशों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? आपको बताना है अभिलेख, यहाँ पे दिया है अभिलेख, अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला पॉइंट है बच्चों, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्य आदेश जारी किए गए हैं। दूसरा है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय में अनुष्ठानिक अभिलेख बनाए थे। और तीसरा ऑप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण, कृति और प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपके पास 3 पॉइंट है, इनमें से कोई एक है जो कि सही नहीं है और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में कई बार आया है। जो अभिलेख हैं ये, इनके बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए तीसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण, कृत्यों और उनके प्रशंसाओं में लिखा गया है और उसी का उदाहरण है। ये कह रहा उदाहरण नहीं है, ये क्या है? उदाहरण है। इसमें मैंने आपको बताया था प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि इसको अशोक ने कौशाम्बी में लगाया था। उस पर समुद्रगुप्त के भी अभिलेख हैं, उस पर जहांगीर के लेख भी हैं, उस पर बीरबल के भी लेख हैं, लेकिन अकबर के लेख नहीं मिलते। अकबर कौशाम्बी से इसको अपने किले इलाहाबाद में ला करके रखा था। तीसरा ऑप्शन गलत है बच्चों। पहला बिल्कुल सही है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्य आदेश जारी किए गए थे। और दूसरा भी सही है, बौद्ध, जैन, वैष्णव संप्रदाय में अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाते थे। ये सारे संप्रदाय अनुष्ठानिक अभिलेख लिखवाते थे जिसमें अनुष्ठानों का वर्णन होता था। तो आपका पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक से शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? ये भी क्वेश्चन आया है बच्चों, आयोग का क्वेश्चन है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो स्वप्नवास बदत्ता है ग्रंथ, या मालविकाग्निमित्रम है उस ग्रंथ का नाम, या मेघदूतम है वो ग्रंथ, या आपका रत्नावली है? आपको बताना है बच्चों कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें से आपको शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा और आपको इसका आंसर देखने में जो है दिक्कत नहीं होगा और ये आपको याद भी होना चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। मालविकाग्निमित्रम में ही जो है शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र जिनका नाम था अग्निमित्र और जो है मालविका प्लस मालविका, इन लोगों की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उसके राज्य की नर्तकी थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कालिदास की और भी बहुत सारे रचनाएं हैं, जैसे उनके 3 नाटक जो बार बार एग्जाम में आते हैं और यहाँ तक पूछता है कि इनमें से कौन से हैं जो कालिदास के नाटक हैं और उसमें एक महाकाव्य भी मिला दिया जाता है। तो नाटक उनके जो हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमो वर्षियम है और मालविकाग्निमित्रम है। ये 3 नाटक हैं कालिदास के और इन्होंने 2 महाकाव्य भी लिखे हैं। पहला है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम और इन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे हैं, मेघदूतम
और ऋतु संहारम। तो याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कालिदास के 2 महाकाव्य कौन से हैं, या इनमें से कौन सा है जो कि कालिदास का महाकाव्य है। तो महाकाव्य पूछे तो रघुवंशम और कुमार संभवम, नाटक पूछे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये 3 उनके नाटक हैं बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्योंकि कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी रचनाएं भी। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। इनमें से कौन सी लिपियों का उपयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। पहले ऑप्शन में है देवनागरी, आरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी। दूसरे ऑप्शन में है ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं आरमाइक। तीसरे में है खरोष्ठी, ब्राह्मी एवं शारदा। और चौथे में है ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं देवनागरी। आपको बताना है बच्चों कि कौन से जो है लिपियों का उपयोग अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अशोक के सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, एग्जाम में आता है। और भारत के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि का जो साक्ष्य है ये पाकिस्तान में मिला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिला है, इसका भी जो है उपयोग किया गया है। और आरामाइक भी अफगानिस्तान से, इसका भी जो है साक्ष्य मिला है, अफगानिस्तान से मिला है बच्चों, याद रखिएगा। और ये जो है एग्ज़ाम में आता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको याद होना चाहिए और ये बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है और भारत में लगभग, पूरे भारत में लगभग ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग मिलता है। खरोष्ठी, आरामाइक और साथ ही यूनानी लिपियों का भी इन्होंने उपयोग किया है। तो आपके जो यूनानी, आरामाइक और खरोष्ठी हैं, इनका उपयोग ज़्यादातर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ये सारी बातें याद रखेंगे, एग्जाम में आया है कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में कौन से अभिलेखों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपके खरोष्ठी और आरामाइक और साथ ही यूनानी 3 का जो साक्ष्य है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है और भारत में ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का ही साक्ष्य देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला है प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। दूसरा है प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। और तीसरा है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। और ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में इतना अच्छे से डिस्कस किया है कि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। कौन सा असत्य है, तो पहला देखिए आपको बताना, अच्छा असत्य बता देते बच्चों। तीसरा असत्य है, क्यों असत्य, कह रहा सम्राट अशोक के अभिलेख केवल प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अभी मैंने बताया इनके अभिलेख जो है ब्राह्मी में भी हैं, ब्राह्मी भी है, खरोष्ठी भी है और खरोष्ठी के साथ मैंने बताया कि आरामाइक और साथ ही यूनानी भी हैं। तो इतने सारे बताया, अभी बताया आप लोगों को। इनमें से इन तीनों का जो साक्ष्य है ये पश्चिमोत्तर भारत में मिलता है जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। और ब्राह्मी का लगभग पूरे भारत में उपयोग मिलता है। तो एक ही लिपि नहीं बल्कि सभी लिपियों का उपयोग अशोक ने करवाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी का कराया है। और पहला बिल्कुल सही है, प्राचीन भारत में प्राकृतिक भाषा लगभग देश भर की संपर्क भाषा थी। और दूसरा भी सही है, प्राचीन काल में 2 महाकाव्यों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। और ये बिल्कुल सही है बच्चों, महाकाव्य और रामायण और महाभारत थे जिनकी संस्कृत भाषा में जो है रचना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और भी था बच्चों ऑप्शन, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित है। तो यहाँ पे आप देख रहे गलत ही बताना था आपको, तो आपका जो तीसरा है ये गलत हो गया। और आपका सत्य यानी कि बाकी जो भी हैं वो सारे सत्य हैं, तीसरा ही आपका असत्य था। और वो क्यों असत्य है वो आपको मैंने आपको बता दिया है। तो याद रखेंगे हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं के हिंद नाम से विदित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक है जो कि गलत है। 3 स्टेटमेंट है आपके पास और इन तीनों में से आपको गलत कथन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृतिक भाषा में मेष, चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखे जाते थे। दूसरा है वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए किया गया है। तीसरा है व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी।
तो आपको बताना बच्चों कौन सा कथन है जो असत्य है। ये भी बहुत आसान और बहुत अच्छा है। अगर आपने मेरी क्वेश्चन के दरमियान व्याख्या को अच्छे से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। आपको पता है व्याकरण पाणिनि का है, बिल्कुल सही, नो डाउट, ये तो करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं। आपको पता है वेदांग 6 हैं। 6 वेदांगों में आपका कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, आपका जो है ज्योतिष है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, ये सब आपके क्या हैं, वेदांग हैं, जो मूल रूप से किस लिए बनाए गए हैं, जो आपके वैदिक ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं जैसे कि आपके वेद, उन्हीं की व्याख्या करने के लिए इनकी रचना की गई है, उनके अर्थ को समझाने के लिए इनकी रचना की गई है। और ये आपको याद होना चाहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वेदांग, पता ही चल रहा है वेदों के अंग, और अंग क्या करते हैं, आपके शरीर के काम को आसान करते हैं, आपके शरीर की व्याख्या करते हैं। तो वेदांग क्या करने के लिए बनाए गए हैं, वैदिक जो ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या करने के लिए बनाए गए हैं। और वैदिक ग्रंथों में वेद ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं के अंग हैं 6 वेदांग। और पहला आपका गलत हो गया बच्चों। मैंने अभी आज की ही क्लास में बताया आप लोगों को, या कल के क्लास में बताया था कि प्राचीन काल में जो पांडुलिपियाँ थीं ये प्राकृतिक भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, प्राकृतिक भाषा चलेगा, लेकिन ये मेष चर्म पे भी लिखे जाते थे और काष्ठ फलक पर। लेकिन कहाँ पे लिखे जाते थे, ये भारत में नहीं बल्कि मध्य एशिया में इस तरह की चीज़ें प्रचलित थी। भारत में ताड़पत्र और जो है आपका भोजपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र पर पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं, साथ ही कपड़े पर भी लिखी गई हैं। लेकिन मेष चर्म यानी कि चमड़े पर और लकड़ी पर भी पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं, लेकिन ये मध्य जो आपका एशिया का इलाका है इन क्षेत्रों पर लिखा गया है बच्चों। इसीलिए आपका पहला गलत हो गया। ये भारतीय जो है बोल रहा है इतिहास का साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में बोल रहा है। तो भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो आपका ताम्रपत्र और भोजपत्र और जो है कपड़े पे मिले हैं। लेकिन मेष चर्म और काष्ठ फलक के जो लिखे हुए अभिलेख हैं या जो आपके हस्तलिपियां हैं ये मध्य एशिया से मिले हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारतीय कपड़े पे लिखते इस बात का वर्णन सबसे पहले निर्याकस ने किया था। निर्याकस जो कि आपके सिकंदर महान के मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहली बार इस बात का उल्लेख किया था कि भारतीय एक प्रकार के कपड़े पे लिखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आप इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के आएगा तो गलत नहीं होगा। आपको पता है आजकल क्वेश्चन कितने हार्ड आने लगे हैं, लेखपाल जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है। तो अब आपको जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें एग्ज़ाम में जाके। तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से दूर मत भागिएगा। 1 लाइनर एग्जाम में अब नहीं आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। आपको विदेशी विवरण के बारे में बताना है कि कौन सा है जो विदेशी विवरणों के बारे में गलत है। पहला ऑप्शन है जो है सेंट्रोकोट्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्या सेंट्रोकोट्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया जाता था? दूसरा, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। तीसरा है ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। चौथा है फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। आपको असत्य कथन बताना है और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आईएएस में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते बच्चों, एक वीक पॉइंट अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको गलत बताना है। तो आपको पता है, सभी को पता है, मेगास्थनीज अशोक के काल में नहीं आया है बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है और पाटलिपुत्र में इसने कई वर्षों तक रहा और इसने पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में इसने बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ के समाज के बारे में वर्णन किया है। तो ये आपका गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है, सेंट्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को ही संबोधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ह्वेनसांग जो है ये हर्ष के शासनकाल में आए हैं, बिल्कुल सही है। हर्ष जो है ये हर साल दान किया करते थे और साथ ही ये प्रयागराज में मेले का आयोजन भी करते थे। और जो ह्वेनसांग है ये नालंदा महाविहार में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। और जब ये नालंदा विहार में गए तो वहाँ पे मेन जो वहाँ के संत थे वो कौन थे, एग्ज़ाम में आया है। उस समय नालंदा महाविहार के गुरु कौन थे या मेन जो पुरोहित थे वो कौन थे?
शीलभद्र थे। शीलभद्र, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, कौन थे? तो शीलभद्र थे उस समय। और फाहियान एवं ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, बिल्कुल सही है। फाहियान और ह्वेनसांग दोनों लोग स्थल मार्ग से आए थे, लेकिन फाहियान जल मार्ग से गए और ह्वेनसांग स्थल से गए और स्थल से ही आए। फाहियान स्थल से आए लेकिन गए जल मार्ग से। क्वेश्चन आया है कौन सा व्यक्ति स्थल से आया था और जल मार्ग से गया था? तो फाहियान स्थल से आए थे लेकिन जल मार्ग से गए थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? तांबे के, सोने के, चांदी के, टिन के। कौन से धातु के बने थे पंचमार्क सिक्के बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इजी भी। पंचमार्क सिक्कों को ही आहत सिक्का भी कहा जाता था। ये आपके चांदी के सिक्के थे। ये सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। और साथ ही किसके बने हैं? चांदी के बने हैं। इनको पंचमार्क और आहत सिक्का कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका प्रचलन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। नेक्स्ट बच्चों, कौन सा गलत युग्म है आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि आपका मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। दूसरा ऑप्शन है टालेमी ने जियोग्राफी लिखा है। तीसरा है प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। और चौथा है कि जो है फाहियान ने सी यू की लिखा है। तो आपको बताना है बच्चों कि सी यू की किसने लिखा है या जो है नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है। क्या ये सारे पॉइंट से सही मिले हुए हैं? और आपको पता है इनमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है, और वो कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी आपको पता चल जाना चाहिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। आपको ये तो बिल्कुल आसान है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है और टालेमी ने जियोग्राफी लिखा, ये भी सही है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा, ये भी सही है। लेकिन फाहियान ने सी यू की नहीं लिखा है, सी यू की ह्वेनसांग का है। याद रखेंगे ह्वेनसांग का है सी यू की। ह्वेनसांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए सब याद होना चाहिए कि किस राइटर की कौन सी रचना है। नेक्स्ट फिर से रचनाओं से हैं बच्चों, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब आपको बताना कि कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत युग्म बताना है। क्या बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है? क्या बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा है? क्या अतुल ने मूसक ग्रंथ लिखा है? क्या संध्याकर नंदी ने महाभारत लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा कथन सही है। बहुत आसान है आपके लिए। जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं और इन्होंने हर्षचरित लिखा, बिल्कुल सही है, जो हर्ष का जीवनी है। और बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा, ये भी सही है। अतुल ने मूसिका वंश या मूसिक वंश के बारे में वर्णन दिया है, ये भी सही है। लेकिन संध्याकर नंदी ने महाभारत नहीं बल्कि इन्होंने रामचरित लिखा है। रामचरित लिखा है इन्होंने, याद रखिएगा बच्चों, रामचरित लिखा है जो संध्याकर नंदी हैं इन्होंने। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन जो है ये मिसमैच है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आपका काल है जब सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी या उत्पादन का काम शुरू हो गया था? क्या वो काल मध्य पाषाण काल था, या वो काल नवपाषाण काल था, या तीसरा है पुरा पाषाण काल, चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता? बहुत आसान है बच्चों और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बताना कि इस काल में कृषि उत्पादन शुरू हो गया था। तो आपको पता है ये आपका मध्य पाषाण काल नहीं होगा। मध्य पाषाण काल में मानव उत्पादक था, मात्र उत्पादक या सॉरी बच्चों उपभोक्ता उत्पादन करना नहीं जानता था, उपभोक्ता था। और आपका पुरा पाषाण काल में भी क्या है, उपभोक्ता है, उत्पादन करना नहीं जानता है। लेकिन शुरुआत क्या किया, सिंधु काल में तो बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि शुरू किया है, तो शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में ही कृषि काम भी शुरू हो गया था और इसके अलावा बर्तन बनाना शुरू हो गया था, बर्तन मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। इसके अलावा पहिए का निर्माण हो गया था। लोग कच्ची ईंटों का मकान भी बनाने लगे थे, कच्ची ईंटों से मकान भी बनाने लगे थे। अब तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ग्रामीण बस्तियों में लोग बसने लगे थे। पशुपालन बड़े पैमाने पे शुरू हो गया था। आग का नियमित प्रचलन शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। तो आपका नवपाषाण काल सही हो जाएगा बच्चा लोग। बाकी सारे जो हैं इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होंगे, यानी कि आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर 2
बिल्कुल सही है, नवपाषाण काल में उत्पादन शुरू हुआ है। नवपाषाण काल के पहले जितना भी पाषाण काल आएगा, चाहे वो पुरापाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, उच्च पुरापाषाण काल हो, निम्न पुरापाषाण काल हो, मध्य पुरापाषाण काल हो, सब में मानव सिर्फ उपभोक्ता है, उत्पादन करना नहीं जानता है। नवपाषाण काल के पहले सारे काल में मानव सिर्फ उपभोक्ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि गलत है? पहला है, इस युग में लोग पशुपालन करने लगे थे। दूसरा, इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। तीसरा, मध्य पाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले थे। और चौथा है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि आपका गलत है, यानी कि सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा कि आपका कौन सा सही है। तो ये आपने देखा कि सही 3 है, एक ही गलत है, और गलत कौन सा है? तीसरा, क्योंकि मध्य पाषाण काल तक केवल दक्षिण में गोदावरी नदी तक के इलाके ही नहीं आते थे, बल्कि लगभग पूरे भारत को ही कवर कर लिया था। यानी कि मध्य पाषाण काल के अवशेष पूरे भारत में मिलने लगे थे, इसलिए आपका तीसरा गलत हो गया। और पहला बिल्कुल सही है कि मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन शुरू हुआ था। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। आदमगढ़ बागोड़ से सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। और इस काल के औजार सूक्ष्म औजार कहलाते हैं, जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, जो 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर के हुआ करते थे। ये सारी बातें हम लोगों ने बात कर ली बच्चों, और चौथा भी सही है, आपका सिर्फ गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि गलत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नवपाषाण काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग जो है गर्त आवास में रहते थे। आपको बताना है बच्चों, ये कह रहा है कि गर्त आवास में रहते थे। और तीसरा, इस काल में मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बात कर लिया है कि कौन सा आपका है जो कि सही है। तो पहला बिल्कुल सही, इस काल तक लोगों ने पालिशदार पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया था बड़े पैमाने पे। और कश्मीर के बुर्ज होम से इस काल में मानव गर्त आवास में रहने लगा था। गड्ढा घर जिसको कहते हैं, गर्त आवास, वहाँ तक के बर्फ जो है धीरे धीरे करके पिघल गए थे और इंसान के रहने योग्य हो गया था। तो नवपाषाण काल स्थल आते आते कश्मीर तक जो मानव है वो चला गया था, लेकिन ठंडक के दिनों में वो गड्ढे में गर्त में रहता था, गर्मी के दिनों में धरातल के ऊपर रहता था। तो पहला दूसरा दोनों सही हो गया बच्चों। तीसरा गलत है, जो कह रहा है कि बर्तन बनाने का साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये नवपाषाण काल में बर्तनों को ये लोग बनाने लगे थे, हाथ से भी बनाने लगे थे और चाक से भी बनाने लगे थे। तो तीसरा क्वेश्चन का मतलब तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बच्चों, पाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो पाषाण युग के बारे में सही है। पहला है, ऊपरी पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ था। दूसरा है, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुएं होती थी। और तीसरा है, उपयुक्त कथन, दोनों कथन सही हैं। तो आपको बताना बच्चों कौन सा कथन सही है, और वो भी आपको पाषाण युग के बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऊपरी यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का विकास हो गया था। मैंने बताया था उच्च पुरापाषाण काल में ही होमो सैपियंस का विकास हो गया था, जिसको आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। और उच्च पुरापाषाण काल में बारिश का रेशियो बढ़ गया था। ऊपर के क्षेत्र के जो मैदान है वो बर्फ मुक्त होने लगे थे। इस काल तक मानव पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार भी बनाने लगा था, और साथ ही क्रो मैग्नान मानव ने गुफाओं में चित्रकारी करना भी शुरू कर दिया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपकी उच्च पुरापाषाण काल में हुई थी, और इस काल को उच्च या परिष्कृत हथियारों का काल भी कहा जाता है। तो पहला बिल्कुल सही है। और मध्य पुरापाषाण काल का जो उद्योग है पत्थर का, ये पपड़ी यानी कि जिसको फल्क कहते हैं, ऐसे जो है हथियार बनाने लगे थे। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों करेक्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? आपको असत्य बताना बच्चों। आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक है जो कि गलत है। इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। और दूसरा, भीमबेटका की गुफा में इस काल में चित्र पाए गए हैं। क्या पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण युग तक अनाज पर जीने वाले पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं? क्या ये भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं? तो आपको बताना बच्चों कौन सा है जो कि असत्य है।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला ही असत्य है, क्योंकि इस काल में अनाज पर जब इंसान अनाज उत्पादन करना जानता ही नहीं है, उत्पादक है ही नहीं, तो फिर वो कैसे ऐसे पक्षियों का चित्र बनाएगा जो अनाज खाते हो। तो इसलिए आपका पहला गलत हो गया, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था बच्चों। और दूसरा बिल्कुल सही है, भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई हैं। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा जो है आपका पहला गलत है और दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट बच्चों, कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्र के बारे में प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, और ये दोबारा हो रहा है, और आई होप आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। और ये आपको पता है कि ये किसकी बात कर रहा है, तो ये भीमबेटका की बात कर रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में है, MP में है। वाकड़कर महोदय ने इसको ढूंढा था, और इसको कब ढूंढा था? 1957 ईस्वी में ढूंढा था। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी यहाँ मिलती है, और इन गुफाओं में मानव ने बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी बनाई थी। ये लोग ज्यामितीय विधि से चित्रकारी बनाते थे। उस समय के मानव इस तरह से ज्यामितीय विधि के द्वारा बनाते थे। ये सिर होता था, ये धड़ है, और ये नीचे का हिस्सा है, और ये लोग ज्यामितीय विधि के द्वारा जो है अपने चित्रकारी को किया करते थे। इन लोगों का जो चित्रकारी है इस तरह से त्रिभुज, जो है चतुर्भुज, इस तरह की चीज़ों से जो है का उपयोग करके ये लोग बनाया करते थे चित्र, और इसीलिए इनकी चित्रकारी बहुत ही अच्छी है। ज्यामितीय विधि के द्वारा बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस स्थल को शाम जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा वो हुआ, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? ताम्रवती होगा। ताम्रवती, ताम्रवती कहा जाता था। एग्जाम में कई बार आया है ये। क्या ये गिलुंद है, आहड़ है, गणेश्वर है या नेवासा है? कौन से स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, या तांबे वाले प्लेस के नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा वाली या ताम्रवली के स्थान से नाम से जाना जाता था। ये बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा? गिलुंद, आहड़, गणेश्वर और नेवासा में, तो ये आपका आहड़ हो जाएगा। आहड़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली है। आहड़ के लोगों को तांबा जो है तांबा का उपयोग बहुत ज़्यादा ये लोग करते थे। ये लोग तांबे का उपयोग करके ही धातु कर्म का काम करते थे, यानी कि विभिन्न तरह के हथियार, औजार, वस्तुएं, बर्तन वगैरह ये लोग बनाया करते थे, और बड़े पैमाने पे तांबे का उपयोग होने की वजह से ही आहड़ को ताम्रवती या तांबा वाली प्लेस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, और ये सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और सारे पॉइंट्स को बार बार रिविजन कीजिएगा, सुनिएगा, नोट कीजिएगा। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो बच्चों कमेंट कीजिएगा कि हमें क्या करना है। अगर आपके कमेंट्स और आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम ये चीज़ें हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। भले इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट, प्यार और सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो आप आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और आप लोगों को हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी दिलाएंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें हम उपलब्ध करा सकें। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।